हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें इमोशंस, ड्रामा और एक माँ के संघर्ष की अनोखी दास्तां है। सोचिए, क्या हो अगर एक माँ को अपने ही बच्चे से मिलने के लिए उसकी नैनी आया बनना पड़े और वो बच्चा जिसे वो 9 महीने पेट में रखती है उसे पहचानता तक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। कहानी की शुरुआत में हीरो के बेटे बॉन के लिए उनके असिस्टेंट मिस्टर झो एक नैनी हानवा को लेकर आए। बॉन ने आदेश दिया, जल्दी अंदर आओ और मुझे कपड़े पहनाओ। ये सुनकर हानवा चौंक गई। मिस्टर झो ने उसे एक लैपटॉप दिया, ये बताते हुए कि ये यंग मास्टर यानी हीरो ने भेजा है। हानवा ने लैपटॉप को पलंग पर रखा, लेकिन बॉन ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और चिल्लाया, ये कूड़े जैसी चीज मेरे पास मत रखो। हानवा हैरान रह गई और बोली, तुम्हें पता भी है ये सबसे लेटेस्ट लैपटॉप है? इस पर बॉन ने कहा, तो ऐसा पहले बताना चाहिए था। उसने लैपटॉप खोलकर देखना शुरू कर दिया। लैपटॉप में व्यस्त होते हुए ही उसने हानवा से कहा, अगर तुम इसे तोड़ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। हानवा को नौकरी की सख्त जरूरत थी। उसने कुछ देर सोचा और लैपटॉप उठाकर जमीन पर पटक दिया। ये देखकर बॉन और मिस्टर झो दोनों हैरान रह गए। हानवा ने उनसे कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए अब मुझे यहाँ नैनी का काम करके ही अपना कर्ज चुकाना होगा। ये देखकर बॉन को बहुत गुस्सा आया। उसने मिस्टर झो से कहा, पता नहीं पापा भी कैसी पागल लड़कियों को मेरी नैनी बनाकर भेज देते हैं। हानवा ने पूछा, यंग मास्टर तुम कपड़े पहनोगे भी या नहीं? बॉन ने चिल्लाकर कहा, दूर हटो। तब हानवा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल लोग किसी को मार भी सकते हैं। ये सुनकर बॉन घबरा गया और शांति से कपड़े पहन लिए। ये देखकर मिस्टर झो बहुत खुश हुए। हानवा बॉन से कह रही थी, तुम 5 साल के हो चुके हो, अब तुम्हें अपने कपड़े खुद पहनने चाहिए, किसी और से पहनवाने की जरूरत नहीं है। बॉन उसे देखते हुए मन में सोच रहा था, पता नहीं ये किस तरह की राक्षसी है। हानवा ने उसे कपड़े पहनाकर उसके बम पर हल्के से थपकी मारी और फिर मिस्टर जो से पूछा, अब बताइए मुझे और क्या करना है? छोटे बॉन ने चिल्लाते हुए कहा, अंकल जो, मुझे ये नैनी नहीं चाहिए, और उनकी तरफ तकिया फेंक कर मारा। हानवा ने पलटकर उसे भी तकिया मारा। ये देखकर मिस्टर झो का मुंह खुला का खुला रह गया। हानवा ने बॉन को धमकाते हुए कहा, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रहने दोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक कायर लड़के हो, फिर सभी लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। बॉन घबरा गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ नैनी का काम करने देता हूँ। हानवा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मिस्टर झो अपने बालों को खुजाते हुए सोच रहे थे, अरे भगवान, यहाँ ये क्या चल रहा है? नीचे आकर असिस्टेंट झो ने अपने मास्टर यानी हीरो को फोन करके बताया कि उनके बेटे ने हानवा को नैनी के काम पर रखने की इजाजत दे दी है। हीरो ने पूछा, वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? मिस्टर झो ने बताया, हुआ तो था, उस नैनी ने लैपटॉप तोड़ दिया। हीरो ने पूछा, उसने ये किसका बताया था? मिस्टर झो ने जवाब दिया, उसने बॉन को यही बताया कि आपने भेजा था। हीरो ने मन में सोचा, इसका मतलब वो लड़की तो बड़ी दिलचस्प है। उस रात जब हानवा सो रही थी तो उसे अपने बच्चे की याद आई। वो सोच रही थी, पता नहीं वो सोया होगा या नहीं, वो बहुत जिद्दी है। वो उठकर बॉन के कमरे में देखने गई तो वो रो रहा था। हानवा ने पूछा, क्या हुआ बेटे? बॉन ने बताया, मुझे सपना आया था कि मेरी मम्मी ने मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया और मुझे छोड़कर चली गई। हानवा ने उसे गले लगा लिया। तभी हमारा हीरो उन दोनों को गले लगे हुए देख लेता है। उसे अपना बचपन याद आ गया कि कैसे वो अपने पिता को परेशान किया करता था और खिलौने फेंकता था। वर्तमान में लौटकर हीरो ने सोचा, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि ये इतनी शांति से सो गया है। हानवा उसे देखते हुए कह रही थी, सोते हुए कितना अच्छा लगता है, लेकिन बॉन को बुरा सपना आ रहा था, इसलिए हानवा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा घबराओ मत, मम्मी यहीं पर है, अच्छे से सो जाओ। उसे सहलाकर जैसे ही हानवा मुड़ी तो उसने हीरो को देखा। उसने तुरंत अपना चश्मा पहन लिया। बाहर आकर हीरो ने कहा, तुमने आज बच्चे को अच्छे से सुला दिया। हानवा ने मन में सोचा, वो मेरा ही बच्चा है, सो नहीं रहा था तो चैन कैसे मिलता? उसने हीरो से पूछा, अगर मुझे रात को नींद नहीं आएगी तो क्या मैं इसके पास आकर सो सकती हूँ? हीरो ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह जब हानवा बॉन के कमरे में आई तो वो उसे देखकर मुस्कुराया। हानवा ने पूछा, तुम कब उठ गए? बॉन ने जवाब नहीं दिया और उल्टा पूछा, क्या आप मेरे पापा से शादी करना चाहती हैं? हानवा ने मना कर दिया। बॉन ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे पापा से शादी नहीं करना चाहती, वो कितने हैंडसम और हॉट फिगर वाले हैं। हानवा बॉन को जूते पहनाते हुए बोली, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैडी चाहे कितने भी हैंडसम हो, हैं तो वो एक बड़े पैर वाले जंगली सुअर ही। ये बात पीछे से आते हुए हीरो ने सुन ली। जूता पहनने के बाद बॉन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को? हानवा ने उसे टोका, मैं कोई जैसे हैं उनकी बात बता रही हूँ। तभी बॉन ने कहा, पापा आप यहाँ हैं? हानवा चौंक कर उसे देखने लगी। हीरो वहाँ से चला गया। हानवा ने बॉन से कहा, तुम मुझे पहले बता नहीं सकते थे? मैं तुम्हें कल की तरह तकिया उठाकर मारूंगी। बॉन ने जवाब दिया, कल तुमने मुझे डराया, मेरा लैपटॉप तोड़ दिया और मुझे धमकी दी कि तुम सबको बता दोगे कि मैं एक कायर लड़का हूँ। उसने हानवा से एक सौदा किया, मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा बशर्ते तुम रोज रात को मुझे लोरी सुनाकर सुलाओगी। इतना ही नहीं, उस छोटे से बच्चे ने हानवा से कहा, अब से मैं इस घर में तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन जहाँ खुशियाँ होती है
वहाँ दुश्मन भी होते हैं। स्यू, जो बॉन की सौतेली माँ बनने का सपना देख रही है, उसे बॉन और नैनी की ये नजदीकी पसंद नहीं आती। बॉन साफ मना कर देता है कि वो स्यू के साथ नाश्ता नहीं करेगा। वो कहता है, मुझे उस बुरी औरत के साथ खाना नहीं खाना, मेरा खाना गार्डन में लगाओ। स्यू बाहर से तो शरीफ बनती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हानुआ को नीचा दिखाने की साजिश रच रही है। वो हानुआ को काम का बोझ देती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉन हर बार हानुआ के साथ खड़ा हो जाता है। गार्डन में खाना खाते समय बॉन फिर से हानुआ को मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके पापा से शादी कर ले। वो हानुआ को लालच देता है, लेकिन हानुआ अपनी धुन में मस्त है। वो बॉन को प्यार से खिलाती है और उसके साथ एक दोस्त की तरह रहती है। बॉन को अब समझ आने लगा है कि असली प्यार क्या होता है, जो उसे स्यू से कभी नहीं मिला। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि बॉन धीरे धीरे अपनी नैनी हानुआ की तरफ खिंच रहा है। जब उसके पिता की मंगेतर मिस सू हानुआ को ताना मारती है, तो बॉन फौरन अपनी नैनी का पक्ष लेता है। वो गुस्से में कहता है, मिस सू तुम्हारी सौतेली माँ बनेगी, मेरी नहीं। वो औरत अच्छी नहीं है, वो एक जहरीले सांप की तरह है जो कभी भी तुम्हें डस सकती है। तुम्हें भी उससे सावधान रहना होगा। ये देखकर साफ पता चलता है कि नन्हा बॉन अब अपनी नई नैनी को पसंद करने लगा है और उसकी परवाह भी करता है। और यही कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। बॉन हानुआ को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और अपने पापा को आवाज देता है कि वो स्विमिंग पूल में गिर गई है, उन्हें जाकर बचाइए। उसके पापा पहले से ही ये सब कुछ देख रहे थे। जब हीरो ने हानुआ को बिना चश्मे के देखा तो उसे याद आया कि ये तो जानी पहचानी सी लग रही है, मैंने इसे कहीं देखा है। पर मिस यू आगे से आकर कहती है, तुम जाकर इसे बचाओगे तो ठीक नहीं होगा और हानुआ को आरामदायक भी महसूस नहीं होगा। इसकी मदद मैं करती हूँ, तुम बच्चे को लेकर जाओ। तो हीरो अपने बच्चे को पकड़कर ले जा रहा होता है और कहता है, तुम आजकल बहुत शरारती हो गए हो। इस बीच हानुआ खुद खुद बाहर आ गई और उसने मिस यू को धन्यवाद कहा। मिस यू से देखते हुए मन में कहती है, काश ये पानी गहरा होता तो ये डूबकर ही मर जाती। फिर वो जाहिर तौर पर कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी एक माँ हूँ तो समझ सकती हूँ। बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते। दूसरी तरफ मोइचिन को हानुआ पर शक हो जाता है। उसे उसका व्यवहार और बॉन का उसके प्रति लगाव अजीब लगता है। वो अपने असिस्टेंट को दोबारा हानुआ की पूरी पहचान की जाँच करने का आदेश देता है। वान हानुआ को मनाने के लिए पहुंचा। उसने कहा, आप ऐसे बहुत अच्छी लगती हैं, पर आपके कपड़े बहुत बेकार हैं। हानुआ ने नाराज होकर कहा, तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नाराज हूँ। वान बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको धक्का नहीं दूंगा और माफी के तौर पर मैं आपको कपड़े गिफ्ट करूंगा। हानुआ ने उत्तर दिया, तुम अपने कपड़े रहने दो, देखो मैंने जो पहन रखे हैं वही मुझ पर अच्छे लगते हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं आपको नए कपड़े दूंगा। वान ने जोर देकर कहा। बाद में जब हानुआ दौड़ती हुई अंदर आई तो उसने देखा कि उसके 3 कपड़े गायब थे। उसने पूछा, ये तुमने कैसा कपड़ा दिया है, ये तो सिंगल पीस है, मेरे बाकी कपड़े कहाँ है? वान ने जवाब दिया, वो तो मैंने फेंक दिए। हानुआ गुस्से में बोली, क्या तुमने फेंक दिए? हाँ बिल्कुल, वो बहुत बेकार थे और तुम्हारे ऊपर बेकार दिखते थे। तुम्हारी इतनी आकर्षक बॉडी है, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वान ने समझाया। हानुआ गुस्से में पलंग पर बैठ गई और बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तुमने जो मेरे कपड़े फेंके हैं तुम उन्हें वापस लाओगे, वरना आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। वान ने कहा, सिस्टर हान, मैं तो बस केवल इतना चाहता था कि आप अच्छे कपड़े पहने और सुंदर दिखें, तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ केवल तुम्हारी देखभाल के लिए आई हूँ, किसी को रिझाने के लिए नहीं। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हानुआ ने चेतावनी दी। अरे बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपको कल नए कपड़े दिलवा दूंगा। वान ने विनती की। वो तो तुम कल दिलवाओगे, अब मैं क्या करूं? मेरा शरीर पसीना पसीना हो रहा है, मुझे नहाना है। वान ने सुझाव दिया, जो मैंने आपको 1 पीस दिया है आज के लिए उसे ही पहन लो। हानुआ नहाने के बाद वो सिंगल पीस पहनकर बाहर आई। उसने सोचा था कि हमारा हीरो सो रहा होगा, पर जैसे ही वो बाहर आई हमारे हीरो ने उसे उस हाल में देख लिया। हानुआ शर्माकर वहाँ से भाग गई। रात में हमारे हीरो को नींद नहीं आ रही थी। उसे हानुआ का चेहरा किसी की याद दिला रहा था। वो सोच रहा था ये बिल्कुल उसी की तरह लगती है। जब बॉन हानुआ के कपड़े वापस रखने के लिए जा रहा था, उसके पिता ने उसे रोक लिया। तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, मैं सिस्टर हानुआ ने कपड़े आंटी सू को ड्राई क्लीन करने के लिए दिए थे, वो देने जा रहा था। तुम अपनी नैनी की कुछ ज्यादा ही देखभाल नहीं कर रहे हो? अरे पापा क्या बताऊं, मैंने उनके कपड़े फेंक दिए थे और उनके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने कल रात सिंगल पीस पहना था। मैं तो चाहता हूँ कि उनका फिगर बहुत अच्छा है तो वो अच्छे कपड़े पहने, पर वो मेरी बात मानती ही नहीं है। ठीक है, अपनी बकवास बंद करो और ऊपर जाओ, उसे मैं देखता हूँ। हमारे हीरो हानुआ के कमरे में पहुंचा। हानुआ ने जल्दी से अपना चश्मा लगाया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें वान को उठाना चाहिए और तुम यहाँ सो रही हो, वो भी सिंगल पीस पहनकर। हमारे हीरो के जाते ही हानुआ को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोचा, मन तो ऐसा कर रहा है कि इसके 2-3 चिपका दूं। बाद में बॉन वहाँ पर आया। हानुआ ने पूछा,
मेरे कपड़े कहाँ हैं? कुछ आ गए हैं, कुछ आंटी सू के पास हैं, कुछ देर में मिल जाएंगे। मेरी परी जैसी सिस्टर, गुस्सा मत हो, मेरे पापा आए थे इसलिए आप ऐसा कर रही हो, है ना? हानवा बोली, उस आदमी का तो मेरे सामने तुम नाम मत लो। जी कमांडर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। हानवा उठकर वहाँ से चली गई। बॉन ने चैन की सांस ली और बोला, जान में जान आई। सच में औरतें बिल्कुल नागिनों की तरह होती हैं, कभी भी किसी को भी डस सकती हैं। वो तुरंत अंकल झो के पास गया और पूछा कि अगर कोई औरत नाराज हो तो उसे कैसे मनाए। अंकल झो ने कहा, उन्हें हमें तरह तरह के गिफ्ट देने चाहिए, जैसे ज्वेलरी या डायमंड। तब बॉन हानवा को ऐसे ही कीमती उपहार दिलाने के लिए मॉल ले गए। वो बड़े प्यार से हानवा से कहता है, लिटिल फेरी सिस्टर, तुम्हें जो कुछ भी खरीदना है खरीद लो, मैं पैसे दूंगा। हानुआ को बस अपने कपड़े वापस चाहिए थे, लेकिन बॉन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी मॉल में हानुआ की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त लेनी से होती है। लेनी बॉन को हानुआ का बेटा समझ लेता है। हानुआ उसे बताती है कि वो सिर्फ एक नैनी है और सिंगल है। ये सुनते ही नन्हा बॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पूरी हक से लेनी से कहता है, सिस्टर हान ने कहा है कि वो पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उनसे शादी करूंगा, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। लेनी भी मजाक में उसे चिढ़ाता है और कहता है, ठीक है, तो तुम्हारे बड़े होने से पहले मैं ही इनसे शादी कर लूंगा। हानुआ लेनी को बताती है कि वो दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं और दोस्तों का शादी करना जरूरी नहीं होता। लेकिन बॉन के छोटे से दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर उसने हानुआ को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया तो लेनी उसे उससे छीन लेगा। वो हानुआ से वादा लेता है कि वो किसी और से शादी नहीं करेगी और उसका इंतजार करेगी। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे क्यूट ट्विस्ट। हानुआ से वादा लेने के बाद बॉन अचानक कहीं गायब हो जाता है। हानुआ उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मोइचिन के फोन पर बैंक से एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके छोटे शैतान बेटे ने उसके कार्ड से एक ज्वेलरी स्टोर में 1.3 मिलियन यानी 13 लाख की डायमंड रिंग खरीद ली है। मोइचिन भागा भागा ज्वेलरी स्टोर पहुंचता है। वो देखता है कि बॉन वहीं है और उसने स्टोर वालों से रिंग को संभाल कर रखने को कहा है। बॉन जैसे ही अपने डैडी को देखता है वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मोइचिन अपने बेटे को ज्वेलरी स्टोर में पकड़ लेता है। वो हानुआ पर भड़क जाता है और उसे एक गोल्ड डिगर यानी पैसों की लालची औरत समझता है। वो हानुआ से कहता है, तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। तुम मेरे बेटे को तो बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम 13 लाख की इस अंगूठी के लायक हो? वो हानुआ को 2 महीने की सैलरी देकर वहाँ से जाने और बॉन की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाने को कहता है। वो एक बार फिर वही दिल तोड़ने वाली बात दोहराता है, इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बेचारी हानुआ जो बस अपने बेटे के साथ रहना चाहती है उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और एक और मौके की भीख मांगती है। तभी वहाँ हानुआ का पुराना दोस्त लेनी आ जाता है। वो हानुआ को इस तरह बेइज्जत होते हुए नहीं देख पाता। वो उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है लेकिन हानुआ जाने से मना कर देती है। लेनी हानुआ को अकेले में समझाता है, ये क्या हो गया है तुम्हें? वो आदमी तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा है और तुम सब सुन रही हो। कहाँ गई वो पुराने वाली हानुआ जिसमें बहुत स्वाभिमान था? क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? अगर पैसों की बात है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन लेनी को क्या पता था कि हानुआ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए ये सब सह रही है। वो लेनी की मदद लेने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर बॉन के पास रहना है। उधर मोहिचिन अपने बेटे बॉन को बताता है कि उसने हानुआ को नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनते ही बॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने डैडी पर चिल्लाता है, आपने सिस्टर हाम को नौकरी से क्यों निकाला? आप बहुत बुरे डैडी हो। मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा। मैं हानुआ को ढूंढने जा रहा हूँ। मोहिचिन जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाता है लेकिन बॉन गाड़ी में भी हंगामा मचा देता है। वो कहता है, अगर आप मुझे घर ले भी गए तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और उसे ढूंढ लूंगा। मोहिचिन हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारा उस नैनी से इतना अच्छा रिश्ता कैसे बन गया? और अब बॉन जो जवाब देता है वो किसी का भी दिल जीत लेगा। वो रोते हुए कहता है, क्योंकि जब मुझे रात में डरावने सपने आते हैं तो वो पूरी पूरी रात जागकर मेरे लिए गाना गाती है। आज तक मेरे साथ कोई इतना अच्छा नहीं रहा, आप भी नहीं डैडी। ये सुनकर भी मोइचिन का दिल नहीं पिघलता। वो कहता है, 13 लाख की अंगूठी के लिए कोई भी औरत तुम्हारे लिए ये सब करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन बॉन के पास अपने डैडी को चुप कराने के लिए एक और जवाब था। वो कहता है, ये रिंग खरीदने का आइडिया अंकल जो का था। इसका सिस्टर हान से कोई लेना देना नहीं है और ये रिंग मैंने अपने पैसों से खरीदी है। एक 5 साल के बच्चे का ये आत्मविश्वास और अपनी नैनी के लिए इतना प्यार देखकर मोइचिन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। उसे शायद पहली बार एहसास होता है कि उसने हानुआ को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोइचिन और बॉन के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। मोइचिन कहता है, मैं तुम्हारा डैडी और अकेला गार्जियन हूँ, तुम्हारे सारे पैसे मेरे कंट्रोल में हैं। लेकिन बॉन अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो अपने डैडी को सीधी धमकी देता है, ठीक है, अगर आप हानुआ को वापस नहीं लाएंगे तो मैं आपकी और मिस सू की पार्टनरशिप तुड़वा दूंगा और उनकी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। फिर मुझे दोष मत दीजिएगा डैडी। मोइचिन को लगता है कि 5 साल का बच्चा मजाक कर रहा है। वो घमंड में कहता है, ठीक है,
मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। वो ये नहीं जानता था कि उसने अपने बेटे को बहुत हल्के में ले लिया है और कुछ ही देर में पासा पूरी तरह से पलट जाता है। इंटरनेट पर एक वीडियो आग की तरह फैल जाता है जिसमें मोइचन की मंगेतर मिस सू एक बच्चे को मारती हुई दिख रही है। ये वीडियो हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगता है। मोइचन घबराकर अपनी कंपनी की बेस्ट टेक्निकल टीम को वीडियो डिलीट करने का आदेश देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सारी वेबसाइट्स को किसी ने हैक कर लिया है और वीडियो को हटाना नामुमकिन है। हैकर ने एक मैसेज छोड़ा था, अगर वीडियो डिलीट करवाना है तो हानुआ को मुझसे मिलने के लिए भेजो, वरना ये तो सिर्फ एक चेतावनी है। मोइचन की हाईटेक कंपनी एक 5 साल के बच्चे के सामने बेबस हो जाती है। उसके असिस्टेंट्स उसे समझाते हैं कि इस छोटे शैतान से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, उसकी बात मान लेनी चाहिए। हार कर मोइचन को हानुआ को वापस बुलाना ही पड़ता है। जब हानुआ उसके सामने आती है तो वो उसे देखकर मन ही मन सोचता है, देखने में तो ये एक साधारण सी औरत है, पर इसमें कुछ तो खास बात है। हानुआ और घर का स्टाफ अंकल जो दोनों माफी मांगते हैं और बताते हैं कि रिंग खरीदने में हानुआ की कोई गलती नहीं थी। हानुआ वादा करती है कि वो बॉन को समझाएगी कि वो आगे से ऐसे पैसे बर्बाद न करे। मोइचन उसे बॉन के पास जाने की इजाजत दे देता है। वो अब भी हैरान था कि उसका बेटा इस साधारण सी नैनी के लिए इतना दीवाना क्यों है। और अब आता है इस पार्ट का सबसे दिल जीत लेने वाला सीन। हानुआ जैसे ही बॉन के कमरे में जाती है, बॉन किसी और को वहां से भगा देता है और हानुआ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिकायत भरे लहजे में कहता है, आपने तो कहा था कि आप पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखोगी और आप मुझे छोड़कर चली गई। आप इतनी बेवकूफ क्यों हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपका सबसे बड़ा बैकर यानी सहारा हूँ, फिर भी आपने मेरी मदद नहीं ली। हानुआ की आंखें भी भर आती हैं। वो उसे गले लगाकर कहती है, मैं वापस आ गई हूँ ना। तभी बॉन बड़े गर्व से उसे अपना मास्टर प्लान बताता है। वो कहता है, मैंने डैडी को धमकी दी थी। मैंने कहा था कि अगर वो आपको वापस नहीं बुलाएंगे तो मैं मिस सू की कंपनी को बर्बाद कर दूंगा, और मैंने जो कहा वो करके दिखाया। बॉन बड़े गर्व से हानुआ को बताता है, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं आपका सबसे बड़ा सहारा हूँ। अगर आपको कोई परेशान करे तो आपको मेरे पास आना चाहिए। वो उसे ये भी बताता है कि उसने मिस सू का वीडियो डिलीट तो कर दिया है, लेकिन उसकी एक कॉपी हानुआ की ईमेल पर सबूत के तौर पर भेज दी है। मतलब ये बच्चा सिर्फ जीनियस नहीं बल्कि बहुत दूर की सोचता है। कुछ समय बाद हानुआ बाहर होती है और दिखती है कि मिस सू किसी आम इंसान पर अपनी स्कर्ट गंदी होने की वजह से चिल्ला रही है। हानुआ को बॉन की बात याद आ जाती है। वो औरत एक जहरीले सांप की तरह है। लेकिन जैसे ही मिस सू मोइचन के घर आती है, वो फिर से शरीफ और प्यारी होने का नाटक करने लगती है। वो हानुआ के हाथ में बॉन के लिए एक नया लैपटॉप देती है और मोइचन से कहती है कि वो तो बस उन दोनों के साथ डिनर करना चाहती थी, लेकिन बॉन उसे पसंद नहीं करता। वो इतनी मासूमियत से ये सब कहती है कि मोइचन को उस पर यकीन हो जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि वीडियो लीक होने के बाद वो बुरी तरह से डरी हुई है। अब कहानी में फोकस आता है उस 13 लाख की डायमंड रिंग पर। हानुआ मोइचन को वो अंगूठी वापस देना चाहती है। वो कहती है कि वो इसकी एक नकली कॉपी बनवाकर पहन लेगी, लेकिन मोइचन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है, बॉन भले ही बच्चा हो, लेकिन बाकी लोग बेवकूफ नहीं है। अगर किसी को पता चल गया कि ये नकली है तो इल्जाम मुझ पर आएगा, और वो उसे असली अंगूठी ही पहनने का आदेश देता है। हानुआ बेमन से मान जाती है ताकि बॉन को गुस्सा न आए, और यहीं से विलेन को अपना मौका मिलता है। घर की एक नौकरानी हानुआ के हाथ में वो कीमती अंगूठी देख लेती है। उसे लगता है कि हानुआ की सगाई हो गई है। वो भागकर ये खबर मिस सू को दे देती है और कहती है, मिस, हानुआ ने शादी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। मैंने उसके हाथ में सगाई की अंगूठी देखी है। मिस सू, जो पहले से ही हानुआ से जल रही थी, ये खबर सुनकर आग बबूला हो जाती है। उसे लगता है कि हानुआ किसी और से शादी करके भी बॉन और मोइचन की जिंदगी में बनी रहना चाहती है। अब मिस सू अपना बदला लेने के लिए एक खतरनाक चाल चलती है। वो बहाने से हानुआ को कोई जरूरी जानकारी देने के लिए मोइचन के पास भेजती है। उधर घर पर बॉन परेशान हो जाता है कि उसकी सिस्टर हान डैडी के पास क्यों गई है। उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है। और फिर आता है कहानी का सबसे शॉकिंग मोमेंट। मोइचन को अचानक एहसास होता है कि हानुआ ऑफिस पहुंची ही नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। वो घबरा जाता है और तुरंत अपने आदमी को फोन करके चिल्लाता है, जल्दी पता लगाओ कि हानुआ अभी कहाँ है। उसे समझ आ जाता है कि मिस सू ने हानुआ के साथ कुछ बहुत बुरा किया है। हानुआ गायब हो चुकी है। कुछ गुंडे हानुआ को पकड़ लेते हैं और उसकी 13 लाख की कीमती अंगूठी छीनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, आज बस इसे बर्बाद कर दो और ये अंगूठी तुम्हारी। साफ पता चलता है कि उन्हें किसी ने भेजा है। हानुआ अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। और ठीक उसी वक्त जब सब कुछ खत्म होने वाला था, वहाँ होती है हीरो की एंट्री। मोइचन वहाँ पहुँच जाता है और गुंडों की धुनाई करके हानुआ को बचा लेता है। घर वापस आकर मोइचन हानुआ की देखभाल करता है। नन्हा बॉन अपनी सिस्टर हान को ठीक देखकर राह
राहत की सांस लेता है। लेकिन उसका दिमाग एक जासूस की तरह चल रहा था। वो अपने डैडी से सीधा सवाल करता है, ये सब किसने किया? ये पक्का मिस सू का काम है। उसके अलावा और कौन सिस्टर हान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? मोइचिन और उसका असिस्टेंट उसे समझाते हैं कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मिस सू उनकी बिजनेस पार्टनर है। लेकिन बॉन अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है, अगर आप यकीन नहीं करते तो मैं खुद सबूत ढूंढूंगा, और जब मुझे सबूत मिल जाएंगे तब मैं उस बुरी औरत को नहीं छोड़ूंगा। बॉन की बातों ने मोइचिन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे भी हानुआ को देखकर हमेशा एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग होती थी। अब वो सच जानना चाहता था। वो छिपकर अपने असिस्टेंट को एक आदेश देता है। वो कहता है, हानुआ की बैकग्राउंड जांच बंद कर दो, सीधे उसका और बॉन का डीएनए टेस्ट करवाओ। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। कुछ समय बाद असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है। मोइचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। असिस्टेंट मजाकिया अंदाज में पूछता है, बॉस अंदाजा लगाइए रिजल्ट क्या आया? और फिर वो बताता है, रिपोर्ट नेगेटिव है। जी हाँ, आपने सही सुना। डीएनए टेस्ट के मुताबिक हानुआ और बॉन के जीनोटाइप्स मैच नहीं करते। रिपोर्ट कहती है कि उन दोनों के बीच माँ बेटे का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर मोइचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता। वो सोचता है, तो क्या ये सब मेरा वहम था? क्या वो सच में बॉन की माँ नहीं है? उधर घर में ये अफवाहें उड़ने लगती हैं कि बॉस अपनी नैनी से शादी करने वाले हैं। और इसी बीच मिस सू, जो अब तक की सबसे बड़ी साजिश रच चुकी है, मोइचिन को फोन करती है और उसके दादाजी से मिलने का प्लान बनाती है। वो फिर से अपनी जगह पक्की करने की कोशिश में लग गई है। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे लगता है कि अब मैदान साफ है। वो मोइचिन पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर देती है। वो अपने डैडी का बहाना बनाकर कहती है कि अब उन्हें जल्द से जल्द सगाई कर लेनी चाहिए। लेकिन मोइचिन का दिल अब भी कुछ और ही कह रहा था। वो काम में बिजी होने का बहाना बनाकर उसकी बात टाल देता है। उसे मिस सू का दोहरा चेहरा अब साफ साफ दिखने लगा था। उसे बॉन की बात याद आती है। वो औरत एक जहरीले सांप की तरह है, और वो मिस सू को अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मोइचिन जब घर लौटता है तो उसका बेटा बॉन दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, डैडी मुझे सबूत मिल गया है। जी हाँ, 5 साल के इस जीनियस बच्चे ने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सका। उसने अपनी माँ के किडनैपर्स के पीछे कौन है इसका पता लगा लिया था। अगले ही सीन में मोइचिन मिस सू को अपने सामने बुलाता है। माहौल में जबरदस्त टेंशन है। मोइचिन उसे एक सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है और पूछता है, क्या ये अकाउंट तुम्हारा है? मिस सू बहाना बनाती है, हाँ ये मेरा बहुत पुराना खोया हुआ अकाउंट है जो मैं अब इस्तेमाल नहीं करती। और तभी मोइचिन सबसे बड़ा बम फोड़ता है। वो बताता है, जिस वक्त हानुआ को किडनैप किया गया था, तुम्हारे इसी खोए हुए अकाउंट से उस पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम किया गया था। तुम्हारा अकाउंट और किडनैपर्स का अकाउंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर मिस सू के होश उड़ जाते हैं। उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो पकड़ी जा चुकी थी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद मिस सू विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। वो कहती है, तुम्हें लगता है कि मैंने ये किया है? वो हानुआ तो बस एक मामूली सी नैनी है, मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूंगी? मोइचिन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसे एक मौका देते हुए कहता है, अगर मुझे यकीन होता कि ये तुमने किया है तो मैं ये सबूत अब तक पुलिस को दे चुका होता। ये सुनकर मिस सू और भी बड़ी चाल चलती है। वो मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है, तो फिर ये सबूत पुलिस को दे दो, सिर्फ पुलिस ही मेरी बेगुनाही साबित कर सकती है। वो जानती थी कि मोइचिन अपनी कंपनी की इज्जत के लिए ऐसा नहीं करेगा। उसने बड़ी चालाकी से पासा पलट दिया था। मिस सू मोइचिन को पुलिस को बुलाने का चैलेंज देती है। वो इतनी सफाई से झूठ बोलती है और मासूम बनती है कि मोइचिन को उस पर यकीन करना ही पड़ता है। वो हानुआ की किडनैपिंग मामले को पुलिस को सौंप देता है और मिस सू से अपनी जल्दबाजी के लिए माफी भी मांग लेता है। विलेन ने एक बार फिर पासा पलट दिया था, लेकिन घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। हानुआ ने अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था कि बॉन उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। वो कहता है, सिस्टर हान, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। लेकिन जैसे ही मोइचिन घर आता है, बॉन का मूड खराब हो जाता है। मोइचिन उसे बताता है कि उसने मामला पुलिस को सौंप दिया है और मिस सू का अकाउंट बहुत पहले खो गया था। ये सुनते ही बॉन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी डैडी पर चिल्लाता है, आपने इतने घटिया बहाने पर यकीन कर लिया, आपने मुझे बहुत निराश किया है। हानुआ बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉन अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी सिस्टर हान से कहता है, आप आगे से सिर्फ मेरे लिए खाना बनाएंगी, इनके लिए कुछ नहीं बनाएंगी। और हानुआ भी प्यार से उसकी बात मान लेती है। बाद में रात में हानुआ देखती है कि मोइचिन काम करते करते सो गया है। वो चुपके से उसे कंबल उड़ा देती है और मन ही मन सोचती है, ये बाप बेटे गुस्से में बिल्कुल एक जैसे हैं। अगली सुबह हानुआ अपने प्यारे यंग मास्टर बॉन के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेकफास्ट लेकर जा रही होती है, रास्ते में उसे मोइचिन मिल जाता है। मोइचिन पूछता है, ये क्या है?
और बिना जवाब का इंतजार किए वो बॉन के लिए बना पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट खुद ही खाना शुरू कर देता है। घर की एक नौकरानी में देखकर हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, ये क्या हो रहा है? बाप होकर अपने ही बेटे का खाना छीन रहे हैं। हानुआ बेचारी मोइचिन का बचाव करती है और कहती है कि वो काम के लिए जल्दी में है, वो यंग मास्टर के लिए दूसरा बना देगी। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि मोइचिन अब बॉन से उसकी सिस्टर हान का अटेंशन छीनने की कोशिश कर रहा है। बाप बेटे में अब एक नई क्यूट सी जंग शुरू हो चुकी थी। हानुआ बॉन को मनाते हुए कहती है कि वो अपने डैडी से गुस्सा ना हो और मिस सू के बारे में बुरा भला ना कहे, लेकिन बॉन अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो अपनी भोली भाली सिस्टर हान से कहता है, आप कितनी भोली हैं, उस औरत ने आपको लगभग मार ही डाला था और आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हैं। वो हानुआ को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही उस बुरी औरत का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा और ये कहकर वो अपने मिशन पर निकल जाता है। और कुछ ही देर में इंटरनेट पर एक और भूचाल आ जाता है। मिस सू का एक और वीडियो लीक हो जाता है जिसमें वो अपनी अमीरी का घमंड दिखा रही है और किसी गरीब को बुरी तरह से बेइज्जत कर रही है। ये वीडियो पिछली बार से भी ज्यादा तेजी से वायरल हो जाता है और मिस सू की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। मोइचिन का असिस्टेंट भागा भागा उसके पास आता है और कहता है, बॉस गड़बड़ हो गई। मिस सू फिर से सुर्खियों में है। मोइचिन और उसके असिस्टेंट दोनों को एक सेकंड में समझ आ जाता है कि ये काम किसका है, यंग मास्टर बॉन। मोइचिन गुस्से में अपनी पीआर टीम को इस मामले को संभालने का आदेश देता है ताकि उसकी कंपनी का नाम खराब ना हो। अपनी इज्जत नीलाम होते देख मिस सू भागी भागी मोइचिन के पास आती है और इस बार वो एक नया झूठ लेकर आती है। वो कहती है, मुझे कुछ दिनों से कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझसे 5 मिलियन मांग रहा है वरना वो मेरे बारे में कुछ बुरा लीक कर देगा। मोइचिन उसे नया वायरल वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर मिस सू एक और झूठी कहानी बनाती है। वो कहती है, हाँ मैंने इस लड़की को डांटा था लेकिन ये एक चोर है, इसने चोरी की थी। वो मासूम बनने का नाटक करती है और मोइचिन से माफी मांगती है। मोइचिन का मास्टर स्ट्रोक। अब तक मोइचिन समझ चुका था कि मिस सू कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है, लेकिन वो जानता था कि सीधे लड़ने से कोई फायदा नहीं। वो बड़ी शांति से कहता है, ठीक है मैंने तुम्हारी कंपनी को इस बारे में बता दिया है, वो इस मामले को संभाल लेंगे। उसने बड़ी चालाकी से इस पूरे स्कैंडल की जिम्मेदारी मिस सू और उसकी अपनी कंपनी पर डाल दी और खुद को और अपनी कंपनी को इससे अलग कर लिया। मिस सू को लगता है कि वो बच गई, लेकिन असल में मोइचिन ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया था। मिस सू मोइचिन को डिनर पर बुलाती है और उस पर पूरी तरह से अपना जादू चलाने की कोशिश करती है। और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मोइचिन को घर से फोन आता है लेकिन मिस सू उसे उठाने नहीं देती। फोन पर घर की नौकरानी घबराई हुई आवाज में बता रही होती है कि बॉन को बहुत तेज बुखार है, लेकिन मिस सू को एक बीमार बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने किसी आदमी को मैसेज करके कहती है, कोई भी हमें डिस्टर्ब न करने पाए, और फिर वो अपनी सबसे घटिया चाल चलती है। जब मोइचिन डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो जानबूझकर उसके फोन पर पानी गिरा देती है जिससे फोन खराब हो जाता है। अब घर से कोई भी मोइचिन से संपर्क नहीं कर सकता था। उधर पुलिस की जांच रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें बड़ी सफाई से ये कह दिया जाता है कि किडनैपर ने अकेले ही सब कुछ किया था और मिस सू का इससे कोई लेना देना नहीं है। साफ था कि विलन ने हर तरफ से अपना रास्ता साफ कर लिया था। दूसरी तरफ घर पर हानुआ को बॉन बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। उसे तेज बुखार था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। घर की नौकरानी बताती है कि वो लोग डैडी को फोन कर रहे थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जब बॉन को होश आता है तो उसका पहला सवाल होता है, मेरे डैडी कहाँ हैं? हानुआ उसे बहलाने के लिए कहती है कि उसकी डैडी कंपनी के काम में बिजी हैं। ये सुनते ही बीमार बॉन का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, नहीं, वो मुझे नहीं चाहते, उन्होंने उस बुरी औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। वो अकेलेपन के डर से हानुआ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सिस्टर हान, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपसे शादी करूंगा। एक बच्चे के दिल में अपने ही पिता से दूर होने का ये डर देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। मिस सू ने मोइचिन को किसी खास तरह की वाइन पिला दी है जिससे वो नशे में है और उसे कुछ भी होश नहीं है। वो मोइचिन को अपने जाल में पूरी तरह फंसा चुकी थी, जबकि उसका अपना बेटा घर पर बीमार पड़ा था और उसे अपने पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। स्यू ने पूरी कोशिश की कि जोंग रात भर उसके साथ रहे, लेकिन जैसे ही जोंग को बॉन की बीमारी का पता चला वो बेचैन हो गया। स्यू उसे शराब के नशे में बहकाने की कोशिश करती है लेकिन जोंग उसे झिड़क कर घर के लिए निकल जाता है। स्यू का हनी ट्रैप धरा का धरा रह जाता है और जोंग लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है। घर पहुंचकर नशे की वजह से जोंग को समझ नहीं आता कि उसका कमरा कौन सा है।
वो सीधा हानुआ के कमरे में जाकर सो जाता है। हानुआ उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जोंग उसे कसकर पकड़ लेता है और छोड़ने को तैयार नहीं होता। मजबूरन हानुआ को वहीं बैठना पड़ता है। अगली सुबह जब जोंग की आंख खुलती है तो वो खुद को हानुआ के साथ देखकर चौंक जाता है। वो चिल्लाता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हानुआ उसे आईना दिखाती है। सर, जरा आंखें खोल कर देखिए, ये मेरा कमरा है। अभी दोनों के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी छोटा बॉन कमरे में आ जाता है। वो अपने डैडी को बिना शर्ट के हानुआ के कमरे में देखकर हैरान रह जाता है। बॉन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, डैडी, आप सिस्टर हान के कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या आप इन्हें मुझसे छीनना चाहते हैं? जोंग हकलाने लगता है और बहाने बनाता है, लेकिन बॉन उसे चेतावनी देता है, आपको सिस्टर हान को पसंद करने की इजाजत नहीं है, ये मुझसे शादी करेंगी। हानुआ बॉन को समझाती है कि उसके डैडी रात को गलती से यहाँ आ गए थे। वो बॉन का बुखार चेक करती है और उसे प्यार करती है। बॉन अपने डैडी को देखकर बहुत गुस्सा होता है और उससे बात भी नहीं करता। जब मोइचिन उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करता है तो बॉन एक शर्त रख देता है। वो कहता है, मैं आपसे गुस्सा करना तभी छोड़ूंगा जब आप मुझसे वादा करेंगे कि आप उस बुरी औरत यानी मिस सू से शादी नहीं करेंगे। अपने बेटे का प्यार वापस पाने के लिए बेताब मोइचिन तुरंत वादा कर देता है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। ये सुनते ही बॉन का गुस्सा गायब हो जाता है और वो खुशी खुशी अपने डैडी से कपड़े पहन लेता है। इस छोटे शैतान ने अपने डैडी को इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ली थी। बॉन तो खुश हो गया, लेकिन मोइचिन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसके दादाजी का फोन आता है। दादाजी उसे मिस सू के वायरल वीडियो के बारे में बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते और फिर वो सबसे बड़ा बम फोड़ते हैं। वो मोइचिन पर जबरदस्त दबाव डालते हैं और कहते हैं, उस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई है। वो बॉन का भी इतना ख्याल रखती है। अब और देर मत करो, जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। अगर शादी नहीं करनी तो कम से कम सगाई तो कर ही लो। मैंने सू परिवार से बात कर ली है। दादाजी उसका कोई भी बहाना सुनने को तैयार नहीं थे। अब मोइचिन बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ बेटे से किया हुआ वादा और दूसरी तरफ दादाजी का हुक्म। इस जबरदस्त टेंशन की वजह से मोइचिन रात में फिर से बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। घर की नौकरानी परेशान होकर हानवा से उसके लिए नशा उतारने वाली चाय बनाने को कहती है। और अब आता है इस पार्ट का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर। जब हानवा नशे में धुत मोइचिन को संभालने की कोशिश करती है तो वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी धुंधली आंखों से उसे देखते हुए वो कहता है, मत जाओ, हम शादी कर लेते हैं। हानवा ये सुनकर सन रह जाती है। उसे लगता है कि मोइचिन ने उसे सपने में कोई और समझ लिया है। उसे क्या पता था कि शायद नशे में ही सही मोइचिन के दिल की बात जुबान पर आ गई थी। मोइचिन को रात का सपना याद आता है जिसमें उसने हानुआ नाम की किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था। उसे 5 साल पहले की धुंधली यादें परेशान करने लगती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। उधर हानुआ और बॉन अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ होती है एक सरप्राइज एंट्री। मोइचिन, जो अम्यूजमेंट पार्क से नफरत करता है, वहाँ पहुँच जाता है। बॉन हैरान होकर पूछता है, डैडी आप यहाँ? यहीं पर एक मजेदार घटना होती है। एक फोटोग्राफर उन तीनों को देखकर फ्री पेरेंट चाइल्ड फोटो का ऑफर देता है। इस पर नन्हा बॉन पूरे हक से कहता है, ये मेरी मम्मी नहीं, मेरी होने वाली वाइफ है। और हानुआ घबरा कर कहती है, मैं इसकी मम्मी नहीं, नैनी हूँ। इस गलत फहमी से बचने के लिए बेचारी हानुआ उन दोनों से दूरी बना लेती है। बाप बेटे की जलन अब खुलकर सामने आने लगती है। जब एक झूले पर सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह होती है तो बॉन अपने डैडी को छोड़कर हानुआ को चुनता है। बेचारा मोइचिन बस दूर से देखता रह जाता है। शाम को बारिश होने लगती है और तीनों कार में बैठते हैं। हानुआ बारिश में भीगने से कांप रही होती है। तभी मोइचिन उसे बिना चश्मे के देखता है और उसे कॉन्टैक्ट लेंस ट्राई करने की सलाह देता है। ये देखते ही बॉन का पोजेसिव मोड ऑन हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, डैडी, फेरी सिस्टर मेरी है, आप उन्हें घूरना बंद कीजिए। मुझे पता है आपको वो बिना चश्मे के अच्छी लगी, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। एक बच्चे ने अपने डैडी के दिल की बात पकड़ ली थी। घर आकर बारिश में भीगने की वजह से हानुआ बीमार पड़ जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। वो बेहोश हो जाती है। बॉन घबरा जाता है, लेकिन मोइचिन तुरंत उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। वो हानुआ को बिना चश्मे के देखता है और मन ही मन सोचता है, ये बिना चश्मे के भी अच्छी लगती है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। और अब आता है इस पार्ट का सबसे मजेदार और दिल जीत लेने वाला सीन। आधी रात को मोइचिन को भूख लगती है और वो किचन में मैगी बनाने जाता है। तभी वहाँ हानुआ आ जाती है। मोइचिन उसे आराम करने को कहता है और बड़े घमंड के साथ कहता है, मैगी ही तो बनानी है, इसमें कौन सा मुश्किल काम है, तुम बैठो और मेरे हाथ का कमाल देखो। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों की कंपनी का मालिक, एक CEO आज अपनी नैनी के लिए आधी रात को शेफ बन गया था। जहां मोइचिन टमाटर काटने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उसकी हालत देखकर हानु और घर की नौकरानी दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाते। आखिरकार वो जैसे तैसे टमाटर अंडे की एक डिश बनाता है, जिसे देखकर लगता है कि CEO साहब को कुकिंग से दूर ही रहना चाहिए। बाद में मोइचिन एक बहाना बनाता है कि बॉन को रात में डरावने सपने आ रहे हैं, इसलिए हानुआ को उसके साथ ही सोना चाहिए। ये साफ था कि वो बस किसी भी तरह हानुआ को अपने करीब रखना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ विलन मिस सू की एंट्री होती है।
वो मोइचिन को ढूंढते हुए आती है। बॉन उसे देखते ही गुस्से में कहता है, आप यहाँ मेरे डैडी को ढूंढने क्यों आई हैं? वो आप जैसी बुरी औरत से कभी शादी नहीं करेंगे। और तभी मिस सू सबसे बड़ा बम फोड़ती है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ बॉन से कहती है, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पापा और मेरी तो जल्द ही सगाई होने वाली है, तारीख भी पक्की हो गई है। ये सुनते ही बॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपने डैडी के वादे पर यकीन था। वो कहता है, नहीं, मेरे डैडी ने मुझसे वादा किया है। मिस सू उसे और जलाते हुए कहती है, तुम्हारे डैडी को मनाना पड़ेगा। और जाते जाते अपने पिता के बर्थडे पार्टी और अपनी सगाई के इनविटेशन कार्ड्स हानुआ को देकर चली जाती है। अपने पिता से मिला ये धोखा बॉन बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपना छोटा सा बैग पैक करता है, हानुआ का हाथ पकड़ता है और घर छोड़कर जाने लगता है। तभी मोइचिन उसे रोक लेता है और वजह पूछता है। बॉन रोते हुए चिल्लाता है, आप एक बहुत बड़े झूठे हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप उस बुरी औरत से शादी नहीं करेंगे, लेकिन अब आप उससे सगाई कर रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मोइचिन को अपने दादाजी का दबाव याद आता है, जिन्होंने उसे सगाई के लिए मजबूर किया था। वो बुरी तरह फंस चुका था। अब बॉन एक नया प्लान बनाता है। वो मिस सू के पिता की बर्थडे पार्टी, जो असल में सगाई की पार्टी थी, में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि हानुआ भी उसके साथ चलेगी, और वो भी सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर। वो अपनी फेरी सिस्टर को विलन से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाना चाहता था। वो खुद उसका मेकओवर करने की कोशिश करता है और जिद करता है कि वो अपना चश्मा उतार दे। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि ये नन्हा हीरो अपनी माँ को किसी भी हाल में हारने नहीं देगा। पार्टी में हानुआ इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी नजरें उसी पर थी। तभी मोइचिन के दादाजी की नजर उस पर पड़ती है। वो मोइचिन से पूछते हैं, ये लड़की कौन है? और कहते हैं, मुझे इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो मोइचिन को इस नैनी पर नजर रखने की चेतावनी देते हैं। दादाजी को शायद 5 साल पुराना सच याद आने लगा था। पार्टी में बॉन पेट दर्द का बहाना बनाकर हानुआ को वहां से ले जाता है और फिर शुरू होता है उसका असली मिशन। वो चुपके से इंसुलेटिंग ग्लव्स पहनकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ जाता है। वो पूरी पार्टी की बिजली काटने वाला था, लेकिन घर का वफादार नौकर उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जब बॉन नहीं मानता तो वो बेचारा उसे एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो कोई हंगामा न खड़ा कर सके। मिस सू मोइचिन पर सगाई की ड्रेस फाइनल करने का दबाव बनाती है, लेकिन इस बार मोइचिन किसी के दबाव में नहीं आता। वो साफ साफ और सीधे शब्दों में कहता है, मेरा एक बेटा है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई और बेहतर लड़का होगा। जी हाँ दोस्तों, उसने सबके सामने मिस सू से सगाई तोड़ दी। उसने आखिरकार अपने बेटे से किया हुआ वादा निभाया। हानुआ के पुराने दोस्त लेनी, वो हानुआ की टूटी हुई हालत देखकर परेशान है और उसे पैसों की मदद ऑफर करता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार के साथ हुए हादसे के बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है, लेकिन हानुआ, जो बहुत स्वाभिमानी है, उसकी मदद लेने से मना कर देती है। उधर बॉन हानुआ को लेनी के साथ देखकर जल रहा था। वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उन्हें अलग करने की कोशिश करता है और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़। हानुआ को अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है और उसका सिर चकराने लगता है। वो नशे की हालत में आ जाती है। उसे किसी ने धोखे से ड्रग्स दे दिए थे। नशे में वो लेनी को ही मोइचिन समझ लेती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, बेबी, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेनी ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि हानुआ के दिल में कौन है और ये भी समझ जाता है कि उसे किसी ने ड्रग्स दिए हैं। उसे शक होता है कि ये काम उसी औरत का है जिसकी ड्रेस पर हानुआ ने ड्रिंक गिराई थी। लेनी नशे में धुत हानुआ को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और ठीक उसी वक्त वहाँ मोइचिन की एंट्री होती है। वो हानुआ को लेनी की बाहों में इस हालत में देखता है और उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हानुआ को ड्रग्स दिए गए हैं, लेकिन मोइचिन जलन और गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जब हानुआ घर लौटती है, बॉन उससे बहुत बहुत ज्यादा नाराज होता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और हानुआ से बात तक नहीं करता। हानुआ दरवाजे के बाहर से उसे मनाने की हर कोशिश करती है, माफी मांगती है, वादा करती है, लेकिन बॉन का दिल नहीं पिघलता। और अब शुरू होता है मनाने का अनोखा खेल। बॉन कमरे के अंदर से हानुआ को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो कहता है, मेरा नेटवर्क केबल निकाल दो। जब हानुआ ऐसा नहीं करती तो वो कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। जब हानुआ हार मानकर कहती है, ठीक है, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं जा रही हूँ, तो बॉन का दिल पिघल जाता है। वो दुखी होकर कहता है, आप तो ये भी नहीं समझती कि मैं गुस्सा क्यों हूँ, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। बेचारी हानुआ क्या करती, वो उसी के दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहीं बैठी रहूंगी। और तभी वहाँ होती है सुपर डैडी मोइचिन की एंट्री। वो हानुआ को अपने बेटे के दरवाजे पर बैठा हुआ देखता है और समझ जाता है कि क्या चल रहा है। वो हानुआ को डांटने का नाटक करता है, तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो,
तो वो हार मानकर दरवाजा खोल देता है। हानवा उसे गुदगुदी करके हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉन टस से मस नहीं होता। आखिरकार हानवा पूछती है, अच्छा बताओ तुम गुस्सा क्यों हो? और तब बॉन अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बताता है। वो कहता है, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप दूसरों के साथ खेलने नहीं जाएंगी। हानवा समझ जाती है कि ये नन्हा बच्चा उसे खोने से डरता है। वो उसे गले लगाकर कहती है, मैं भले ही दूसरों के साथ खेलती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा खुश मैं तुम्हारे साथ ही होती हूँ। ये सुनकर बॉन का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो मान जाता है। मोइचिन दूर से अपनी फैमिली को खुश देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके मन में अब भी जलन की आग है। वो लगातार हानवा को घूरता रहता है, ये जानने की कोशिश करता है कि उसके और लेनी के बीच क्या चल रहा है। हानुआ उसकी इस अजीब हरकत से परेशान हो जाती है। उधर नन्हा बॉन अपने डैडी का मूड तुरंत भांप लेता है और समझ जाता है कि वो फेरी सिस्टर की वजह से नाराज है। मोइचिन भी बातों बातों में बॉन से उगलवा लेता है कि पार्टी में सारा बवाल उसी ने मचाया। बॉन अब अपनी सिस्टर हान के साथ पहाड़ पर चढ़ने की जिद करता है। हानुआ डैडी की इजाजत के बिना उसे ले जाने से मना कर देती है। मोइचिन छिपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अभी हानुआ के हाथ पर गर्म पानी गिर गया और उसका हाथ थोड़ा जल गया, और फिर मोइचिन एक ऐसा फैसला लेता है जिससे हानुआ और बॉन दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, ठीक है, तुम दोनों पहाड़ पर जा सकते हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि रास्ता सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह वे लोग पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकलते हैं और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। रास्ते में उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले ही सीन में हम तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। बॉन को तो मामूली चोटें आई, लेकिन हानुआ की हालत गंभीर थी। उसे बचाने के लिए उसे तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। मोइचिन की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो पागलों की तरह हानुआ के लिए परेशान था। जब हानुआ को होश आता है तो वो देखती है कि मोइचिन उसके बिस्तर के पास बैठा है, उसकी देखभाल कर रहा है। मोइचिन हानुआ के पास बैठा होता है और अचानक उसके दिमाग में धुंधली यादें कौंधने लगती हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि ये एक्सीडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा 5 साल पहले हुआ था, जब उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। इस नए हादसे के सदमे ने उसके दिमाग के बंद दरवाजों को खोल दिया था। उसे 5 साल पुरानी बातें याद आने लगती हैं। एक चेहरा, एक नाम, हानुआ। हानुआ, जी हाँ दोस्तों, हमारे हीरो की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। उसे याद आ गया है कि हानुआ ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता था, जिससे उसने शादी की थी। हॉस्पिटल में जहां हानुआ अब ठीक हो रही है, बॉन उससे मिलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन मोइचिन उसे मिलने नहीं देता ताकि हानुआ को आराम मिल सके। बॉन को लगता है कि उसके डैडी बहुत बुरे हैं। जब हानुआ ठीक होकर घर आती है तो मोइचिन उसे अपने स्टडी रूम में बुलाता है। हानुआ डरी हुई होती है कि कहीं उसने बॉन को डैडी के खिलाफ भड़काने वाली बातें सुन तो नहीं ली, लेकिन मोइचिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उसे अपने सामने बिठाता है और कहता है, जिस दिन से मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में खून से लथपथ देखा, मुझे अजीब सपने आ रहे हैं। क्या हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हानुआ घबरा जाती है और झूठ बोल देती है कि वो उसे नहीं जानती। और तब मोइचिन वो बात कहता है जिसका हम सबको 5 सालों से इंतजार था। वो कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं हानुआ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उसने आखिरकार अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। हानुआ ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है। वो कहती है, यंग मास्टर, मैं तो बस एक नैनी हूँ। मोइचिन उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी सगाई तोड़ने के लिए अपने दादाजी से बात कर रहा है और उसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, ये वो जानता है। लेकिन हानुआ को 5 साल पुराना वो दर्दनाक मंजर याद आ जाता है जब उसे बेइज्जत करके उसके बच्चे से दूर करके घर से निकाल दिया गया था। उसे लगता है कि वो अमीर मोइचिन के लायक नहीं है। वो कहती है, मैं मो हाउस में सिर्फ यंग मास्टर की देखभाल करने के लिए आई हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो मोइचिन को एक छोटी सी उम्मीद दे जाती है। मोइचिन ने उसे तोहफे में गुलाब दिए थे। हानुआ कहती है, शुक्रिया, लेकिन मुझे गुलाब से ज्यादा सूरजमुखी पसंद है, अगली बार सूरजमुखी भेजना, और मुस्कुराकर चली जाती है। उसने न तो हाँ कहा नहीं ना, लेकिन एक इशारा दे दिया कि उसके दिल का दरवाजा अभी भी खुला है। बाद में हानुआ को वो दिन याद आते हैं जब उसकी और मोइचिन की मुलाकात हुई थी। वो एक ब्लाइंड डेट पर मिले थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मोइचिन ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन इससे पहले कि वो दुनिया को बताते, हानुआ की फैमिली बर्बाद हो गई। जब वो मदद मांगने मोइचिन के पास गई तो उसे बेइज्जत करके निकाल दिया गया। उसे बताया गया कि मोइचिन उससे मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। बेचारी हानुआ को आज तक यही लगता है कि मोइचिन ने उसे धोखा दिया था, जबकि सच तो ये है कि ये सब उसके दादाजी की साजिश थी। हानुआ मोइचिन के घर से इस्तीफा दे देती है। जब बॉन को पता चलता है कि उसकी फेरी सिस्टर उसे छोड़कर
छोड़कर जा रही है तो वो अपना छोटा सा बैग पैक करता है और कहता है, ठीक है तो हम साथ में चलेंगे, आप चिंता मत करो, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ। तभी वहाँ मोइचिन आ जाता है। बॉन उसे कहता है कि वो हानुआ के साथ ये घर छोड़कर जा रहा है। मोइचिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हानुआ उसे वजह बताती है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे उंगली दिखाकर कहें कि मैं अपने ही मालिक के घर में तीसरी औरत बनकर रह रही हूँ। और वो मोइचिन के मुंह पर कहती है, यंग मास्टर, मैं आपको पसंद नहीं करती। हानुआ के जाने के बाद बॉन पूरी तरह टूट जाता है। वो भूख हड़ताल कर देता है, वो खाना पीना छोड़ देता है और बस अपनी हान को याद करता है। अपने बेटे को इस तरह तड़पता देख मोइचिन का दिल पिघल जाता है। वो हार मान लेता है और अपने नौकर से कहता है, ठीक है उसे जाने दो। बॉन खुशी खुशी अपनी हानुआ के पास भाग जाता है और दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब शुरू होती है घर ढूंढने की जद्दोजहद। उन्हें एक घर पसंद आता है, लेकिन उसका किराया 4800 महीना था, जो हानुआ के लिए बहुत ज्यादा था। बॉन तुरंत अपना ब्लैक कार्ड निकालता है और कहता है, मेरे कार्ड से पैसे दे दो, डैडी ने कहा है मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन हानुआ का स्वाभिमान उसे एक बच्चे के पैसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। और तभी होता है एक चमत्कार। रियल एस्टेट एजेंट को एक फोन आता है और वो बताता है कि कंपनी की एनिवर्सरी पर एक लकी ड्रॉ निकला है और मिस हान ने 1 साल का फ्री रेंट जीत लिया है। हानुआ अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाती, लेकिन दोस्तों ये किस्मत नहीं बल्कि किसी का बेइंतहा प्यार था। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो एजेंट मोइचिन के असिस्टेंट से बात कर रहा है और तब खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। मोइचिन ने उस बिल्डिंग का सिर्फ एक अपार्टमेंट नहीं बल्कि सारे के सारे 11 खाली अपार्टमेंट्स खरीद लिए थे ताकि हानुआ कोई भी घर चुने लकी ड्रॉ उसी का निकले। इतना ही नहीं, उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सख्त आदेश दिए थे कि इस दौलत की देवी यानी गॉड ऑफ वेल्थ को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, हमारा हीरो अब चुपके से अपनी हानुआ का सीक्रेट लैंडलॉर्ड बन चुका था। हानुआ और बॉन अपने नए घर में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। हानुआ को एक नई नौकरी मिल जाती है, लेकिन बॉन अब भी उसे अपने पास रखना चाहता है। वो कहता है, आप मेरे साथ खेलो, मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन हानुआ उसे समझाती है कि अब उसे किंडरगार्टन जाकर दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना सीखना होगा। मोइचिन चिंता में है। जब उसे पता चलता है कि हानुआ बॉन को किंडरगार्टन भेजना चाहती है तो वो परेशान हो जाता है। वो हानुआ के नए घर पहुंच जाता है और कहता है, तुम मेरे बेटे को अकेले कैसे छोड़ सकती हो। वो अपने साथ घर का बना खाना भी लाता है जिसमें हानुआ की पसंदीदा पास्ता भी होती है। ये देखकर साफ था कि वो बस हानुआ और बॉन के करीब रहने का बहाना ढूंढ रहा था। हानुआ बॉन को अपने कंपनी के नर्सरी में ले जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक छोटी सी प्यारी लड़की डोडो से होती है। डोडो की कोई डैडी नहीं थे क्योंकि उसके मम्मी पापा का तलाक हो गया था। ये सुनकर बॉन को अपनी कहानी याद आ जाती है और उसे पहली बार दूसरे बच्चों के अकेलेपन का एहसास होता है। वो घर आकर एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, मैं किंडरगार्टन जाऊंगा, मैं डरता नहीं हूँ। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे क्यूट ट्विस्ट। मोइचिन हानुआ के घर का मालिक बनकर आता है और बॉन के साथ टीवी देखने लगता है। अकेले में मोइचिन अपने बेटे से पूछता है, तुम्हें सिस्टर हान पसंद है ना? और फिर उसे अपना सीक्रेट प्लान बताता है। वो कहता है, अगर हानुआ तुम्हारी मम्मी बन जाए तो वो हमेशा हमारे साथ रह सकती है। ये सुनकर बॉन पहले तो गुस्सा हो जाता है और कहता है, आप मेरी औरत को मुझसे कैसे छीन सकते हैं? लेकिन जब मोइचिन उसे समझाता है तो वो मान जाता है और यहीं से शुरू होता है बाप बेटे का मिशन माँ को जीतो। अब बॉन अपनी माँ का जासूस बन जाता है। वो हानुआ से पूछता है, सिस्टर हान क्या आपको मेरे डैडी पसंद है? और फिर उसे वार्निंग देता है, मेरे डैडी के सामने दिल मत लगाना, वो 1 नंबर के जानाम है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन देखो मैं कहां से आया। उन्होंने बहुत सी औरतों का दिल तोड़ा है। बेचारा बॉन अपने डैडी की इमेज खराब करके अपनी माँ को उनसे बचाना चाहता था। हानुआ हंसते हुए उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। हानुआ की मुलाकात उसके पुराने दोस्त लेनी से होती है। लेनी उसे अपने साथ वापस बीजिंग चलने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ मोइचिन की एंट्री होती है। वो लेनी को दूर करता है और हानुआ का हाथ पकड़ लेता है। और इसी बीच हमारा छोटा हीरो बॉन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी फेरी सिस्टर को डिनर पर ले जाने के लिए आता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मोइचिन, हानुआ और बॉन तीनों एक साथ हैं। एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली जिसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई थी और अब हमेशा के लिए एक हो चुकी है। मोइचिन को जलन हो रही है। जब उसे पता चलता है कि हानुआ लेनी के साथ बाहर गई थी तो वो परेशान हो जाता है। उसका असिस्टेंट उसे चिढ़ाता है, सावधान रहिएगा कहीं आपकी औरत कोई और न ले जाए। और तभी मोइचिन अपने बेटे बॉन के साथ मिलकर फाइनल प्लान बनाता है, मिशन माँ को जीतो। बाप बेटे की ये टीम अब हानुआ को जीतने के लिए निकल पड़ती है। बॉन हानुआ से झूठ बोलकर उसे एक रेस्टोरेंट में लाता है
जहाँ मोइचिन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हानुआ समझ जाती है कि ये इन दोनों की मिलीभगत है। मोइचिन उसे फिर से अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हानुआ उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है, हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। आप आलीशान विला में पले बढ़े हो और मैं बिना खिड़की वाले एक छोटे से कमरे में रही हूँ। वो कहती है कि उन दोनों के बीच एक ऐसी खाई है जो कभी नहीं भर सकती, लेकिन मोइचिन हार नहीं मानता। वो काम का बहाना बनाकर हानुआ को मूवी देखने ले जाता है और उसके लिए पूरा का पूरा थिएटर बुक कर लेता है। मूवी के दौरान काम से थका हुआ मोइचिन उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। हानुआ पहली बार उसे इतना मासूम और थका हुआ देखती है और उसका दिल पिघलने लगता है। तभी मोइचिन को एक फोन आता है और हानुआ सुन लेती है कि वो अपनी सगाई तोड़ने की बात कर रहा है। उसे यकीन हो जाता है कि मोइचिन सच में बदल गया है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी क्लाइमैक्स। हानुआ का सामना होता है विलन मिस सू से। मिस सू उसे पैसों से भरा एक चेक देती है और कहती है, ये लो और इस शहर से हमेशा के लिए चली जाओ। लेकिन हमारी हीरोइन अब कमजोर नहीं थी, वो चेक लेने से साफ मना कर देती है। और तब विलन अपना आखिरी और सबसे घिनौना पत्ता खेलती है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ हानुआ को धमकी देती है और कहती है, जरा सोचो बॉन को कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी सगी माँ ने उसे सिर्फ 1-2 मिलियन के लिए बेच दिया था। जी हाँ दोस्तों, 5 साल पुराना वो झूठ जो मोइचिन के दादाजी ने बनाया था, आज विलन के मुंह से एक हथियार बनकर निकला था। वो हानुआ पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपने परिवार के कंगाल होने की सच्चाई छिपाकर मोइचिन को अपने जाल में फंसाया था। वो कहती है, तुम्हें तो 5 साल पहले ही गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन विलन ये नहीं जानती थी कि ये बातें कोई और भी सुन रहा है। अपने बेटे की इज्जत और भविष्य को बचाने के लिए हानुआ एक बहुत बड़ा बलिदान देती है। वो मिस सू की बात मान लेती है और मोइचिन और बॉन की जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाने का फैसला करती है। उधर मोइचिन के दादाजी को पता चलता है कि उसने सगाई तोड़ दी है। वो गुस्से में मोइचिन से कहते हैं, तुम क्या अपने बेटे की माँ से मिला सबक भूल गए? उस औरत ने भी तुम्हें धोखा दिया था, शादीशुदा होने का नाटक किया और फिर पैसे लेकर बच्चे को बेचकर भाग गई। दादाजी 5 साल पुराना वही झूठ दोहराते हैं जिसने इस परिवार को बर्बाद किया था। हानुआ गायब हो जाती है। मोइचिन को शक होता है कि ये उसके दादाजी का काम है, लेकिन वो मना कर देते हैं। तभी बॉन वहां आता है और सीधा मिस सू से पूछता है, आपने मेरी सिस्टर हान के साथ क्या किया? इस बहस में मिस सू की मां बॉन को धक्का दे देती है और उसे चोट लग जाती है और इसी हादसे की वजह से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। सब लोग हॉस्पिटल में होते हैं और यहीं पर मोइचिन अपने दादाजी के सामने 5 साल पुराना हर एक राज खोल कर रख देता है। वो कहता है, दादाजी आप जानते थे कि वो बॉन की असली माँ है और मेरी पत्नी भी, मुझे सब याद आ गया है। और फिर वो एक एक करके हर झूठ का पर्दाफाश करता है। पहला झूठ, हानुआ ने अपनी गरीबी छिपाई। सच, मोइचिन कहता है, मैं हानुआ के परिवार की हालत के बारे में शादी से पहले से जानता था। ये बात दादी ने मुझे बताई थी क्योंकि हानुआ ने ही दादी की जान बचाई थी। दूसरा झूठ, हानुआ ने मोइचिन को फंसाया। सच, मोइचिन बताता है, उस रात मुझे किसी ने ड्रग्स दिए थे और हानुआ मुझे बचाने आई थी। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। सबसे बड़ा और घिनौना झूठ, हानुआ ने बच्चे को बेचा। सच, मोइचिन रोते हुए पूछता है, दादाजी 5 साल पहले जब मुझे कुछ याद नहीं था, आपने मेरी लाचारी का फायदा उठाया। आपने हानुआ के दादाजी के इलाज के खर्चों का डर दिखाकर उसे तलाक देने और बॉन को सौंपने पर मजबूर किया। वो तलाक का अग्रीमेंट ऐसे ही बना था, है ना? पूरा सच सामने आ चुका था। ये सब दादाजी की एक गहरी साजिश थी। और तभी एक और चमत्कार होता है, बॉन को भी सब याद आ जाता है। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, इसी औरत ने मुझे उस दिन मारा था। अब इस परिवार का सिर्फ एक ही मिशन था, अपनी हानुआ को ढूंढना। हानुआ को ढूंढने के लिए बॉन भूख हड़ताल कर देता है और तब मोइचिन वो करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो पूरी मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे की माँ की पहचान को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन अब मेरा बेटा अपनी माँ को ढूंढने के लिए भूख हड़ताल पर है। और फिर वो पूरी दुनिया के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं अपने बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहता हूँ। वो अपनी हानुआ से घर वापस आने की अपील करता है। मोइचिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर जाती है। हानुआ उसे फोन करती है और फोन पर जो पहली आवाज आती है वो बॉन की होती है। मम्मी आप ठीक तो है ना? 5 साल बाद एक बेटे ने पहली बार अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारा था। फोन के दोनों तरफ सिर्फ आंसू और खुशी थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और इमोशनल सीन। हानुआ मोइचिन के घर वापस आती है जहाँ दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। दादाजी टूटी हुई आवाज में 5 साल पुराना हर गुनाह कबूल करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने हानुआ को धोखा दिया, उसे मोइचिन से अलग किया और उससे उसका बच्चा छीन लिया। लेकिन इससे पहले कि हानुआ कुछ कहती, नन्हा बॉन्ड आगे आता है और अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी अगर आप दादाजी और डैडी को माफ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहने चलूंगा, बिल्कुल पहले की तरह। एक पोते ने अपने दादाजी की गलतियों के बावजूद अपने
अपने परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि विलन में सू का पर्दा पूरी तरह फाश हो चुका है। उसके सारे गुनाहों की वजह से उसकी कंपनी बर्बाद हो जाती है। आखिर बार जब वो हानुआ से मिलती है तो वो कबूल करती है कि उसने हानुआ के परिवार को बर्बाद करने में मदद की थी, क्योंकि वो मोइचिन के साथ उसे देखकर जलती थी। लेकिन हमारी हीरोइन अब मजबूत हो चुकी थी। वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी दुनिया में अब नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात हानुआ घर पर ही रुकती है, लेकिन अब एक नई जंग छिड़ जाती है। मम्मी के साथ कौन सोएगा? बॉन ऐलान करता है, मैं मम्मी के साथ सोऊंगा। और हमारा हीरो, करोड़ों की कंपनी का मालिक मोइचिन, बेचारा गेस्ट रूम में सोने पर मजबूर हो जाता है। रात में हानुआ देखती है कि किसी ने उसके कमरे को खूबसूरत सूरजमुखी के फूलों से भर दिया है। वो समझ जाती है कि ये किसका काम है। अगली सुबह हानुआ मोइचिन को उन फूलों के लिए शुक्रिया कहती है और तभी वो पूछती है, आप मुझे पसंद क्यों करते हैं? याददाश्त खोने से पहले तो हम सिर्फ 2 महीने ही मिले थे। और तब मोइचिन वो जवाब देता है जो किसी का भी दिल जीत लेगा। वो कहता है, मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी खूबसूरती की वजह से, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम्हारी हर एक चीज मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। हानुआ पूछती है, तो क्या हम साथ हैं? मोइचिन मुस्कुराता है और फिर वो अपने घुटनों पर बैठकर हाथ में सूरजमुखी का एक हार लेकर कहता है, हुआ, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हानुआ मुस्कुराती है और कहती है, सिर्फ इस सूरजमुखी के लिए मैं वादा करती हूँ। और इसी खूबसूरत और दिल छू लेने वाले प्रपोजल के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। एक परिवार जो 5 साल पहले साजिशों और झूठ की वजह से बिखर गया था, आज प्यार, भरोसे और एक नन्हे हीरो की कोशिशों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए एक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने हमें सिखाया कि चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये पूरा सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।